पानी गई न उभरई मोती मानुष चूम। संस्कृत में उदाहरण है, ये तो कर सकते हैं। अनुसूत्र पद न्यासः शब्दवृत्ति सन्निबंधना शब्द विधे नो भाति राजनीति पशपशा, इस तरह से। तो इसमें भी विस्तार से इसकी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। इसमें पूरा इसको गठित कर रखा है, जैसे पहले स्टार्ट बता रखा है कि नीति शास्त्र के विरुद्ध एक कदम भी न रखने की। प्रत्येक शब्द के दो अर्थ हैं, नीति शास्त्र के संदर्भ में, विशेष संदर्भ। विरुद्ध एक कदम भी न रखने की प्रवृत्ति से युक्त भृत्य तथा अमात्य आदि की अच्छी आजीविका वृत्ति प्रदान करने वाली तथा सेवकों को कार्य समाप्त पर पुरस्कार देने की क्रियाओं से युक्त होती हुई राजनीति दूष प्रेषण आदि के बिना उस शब्द विद्या व्याकरण शास्त्र के समान शोभा नहीं देती जिसमें सूत्र या पद की व्याख्या के लिए न्यास ग्रंथ तो है एवं काशिक आदि श्रेष्ठ वृत्ति भी है तथा उत्तम महाभाष्य भी है, किंतु जिसमें ग्रंथ के आरंभ का परिचय देने वाला पश नामक संदर्भ ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर अनुसूत्र पदन्यासा शब्द वृत्ति सन्निबंधना तथा अपशपशा शब्दों के दो अर्थ हैं। एक अर्थ शब्द विद्या के पक्ष में है कि शब्द विद्या में क्या गुण होने चाहिए, और दूसरा राजनीति के पक्ष में है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो इस तरह से श्लेष अलंकार होता है। एक अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था कि कल सैटरडे है, तो मेरे ख्याल में छुट्टी होती है सेकंड सैटरडे की। तो कल आपकी क्लासेज सुबह से भी आरंभ हो सकती हैं, 10-11 बजे भी आपकी क्लासेज दी जा सकती है। ठीक है, छुट्टी नहीं है प्लीज। सेकंड सैटरडे छुट्टी नहीं होती क्या तुम्हारी? नहीं सर, नहीं है। अच्छा, नहीं होती तो चलो कितने बजे? चलो 1 बजे बाद ले लेंगे क्लासेज। कल सैटरडे का है, लास्ट सैटरडे है। कल लास्ट सैटरडे, कल 4th सैटरडे है सर। हाँ, तो सेकंड और 4th की होती है छुट्टी। मैं हमारी तो सेकंड की ही होती है। अच्छा, सेकंड की होती है, 4th की नहीं होती? पहले सेकंड और 4th दोनों की होती थी। हमारी नहीं है, सेकंड की है सर। आज सेकंड ही है। चलो, तो मेरे को ये ध्यान है कि स्कूलों में यूनिवर्सिटी में तो किसी की भी नहीं होती सैटरडे की, लेकिन स्कूलों में सेकंड और 4th में होती है सर। सेकंड और 4th बैंक में होती है सर ये। अच्छा, किसी में होती है? बैंक में होती है। अच्छा हाँ, स्कूल में तो सेकंड सेकंड हो सकता है बैंक में भी हो। चलो, कोई बात नहीं, फिर आपकी कोई बात नहीं, हम बाद में लगभग 3 बजे के बाद ही क्लास देंगे। ओके? हाँ जी सर। तो फिर विषय पर आ जाते हैं। अगला अलंकार है वक्रोक्ति। फिर मैं पूछूंगा आपको वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। जरूरी नहीं आप संस्कृत में लक्षण बताएं या संस्कृत में उदाहरण बताएं। अलंकार आप तभी, क्योंकि देखो मैं फिर बता देता हूँ कि अलंकार कोई रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। कोई विद्यार्थी ये सोचे कि अलंकार का लक्षण याद कर लिया, उदाहरण याद कर लिया और आप अलंकार समझ गए। हाँ, हो सकता है उसमें आपको अंक मिल जाए, लेकिन आप अलंकार की चेतना को समझ नहीं पाओगे। अलंकार को पहले समझना अनिवार्य है, तभी आप अलंकार। ये मानो कि आप कोई साहित्य पढ़ रहे हो, जब अपने आप अलंकार निकालने लग जाओ तो ये मानो कि आपने अलंकार समझ लिया। या कोई मधुर कोई संगीत सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, और जब ये लगने लग जाए कि लाइन में ये अलंकार है, जब अपने आप ये आप सुन सकते हैं तो ये मानो कि आपने अलंकार कुछ समझे हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? कोई भी विद्यार्थी प्रयास कीजिए, बताइए वक्रोक्ति क्या होता है, बोलिए। वक्र माने वो टेढ़ी, उक्ति माने कथन। तो सिंपल हाँ है, कोई ऐसा कोई ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ, वक्र माने टेढ़ा और कथन माने उक्ति माने कथन। जैसे जो व्यक्ति कहता कुछ है, श्रोता कुछ समझता कुछ हो रही है। हाँ जी सर। ऐसी स्थिति होती है, वो होती है वक्रोक्ति। जैसे इसका जो लक्षण की अगर बात करें कि यद उत्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन युज्यते श्लेषेण प्राक्वावागेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। अथवा वक्ता के द्वारा किसी अभिप्राय से कहा गया वाक्य यदि अन्य व्यक्ति श्रोता के द्वारा श्लेष या तात्व ध्वनि
विकार के हेतु से अन्य अर्थ में कल्पित कर लिया जाता है तो वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। उसी प्रकार ये दो तरह का होता है, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो अगर देखा जाए, मैं अलंकार से थोड़ा सामाजिक जीवन में आ जाऊं। सामाजिक जीवन में हर रोज हम वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य एक अनपढ़ व्यक्ति है, आप अमृत व्यक्ति में जाती जिसको कैसा ना हो, प्रत्येक व्यक्ति वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग करता है। और वक्रोक्ति का अपने में आनंद भी है और उसका एक नेगेटिव पक्ष भी। आनंद ये है कि जब आप उसको पॉजिटिव तरीके से आप उसका प्रयोग करते हैं तो आनंद आता है, और जब नेगेटिव तरीके से इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें सामाजिक जो संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध है, वो टूटते चले जाते हैं। आप हर रोज देखते हैं कि पारिवारिक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, कोई सास है, कोई बहू है, कोई पति है, पत्नी आपस में जो संबंध है, पिता है, पुत्र है, कि व्यक्ति कहता कुछ है और दूसरा श्रोता समझता कुछ हो रहा है। अगर पत्नी ने कुछ कहा पति से, उसका पति कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है। सास ने बहू से कहा कुछ, समझ कुछ और ही लिया जाता है। कहते कुछ है, समझते कुछ और करते कुछ, ऐसी स्थिति होती है और संबंध टूटते चले जाते हैं। व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है, दूसरी दृष्टि से नहीं देखता, दूसरे को गलत समझता है। दूसरा सही कह रहा है लेकिन हम उसको गलत मान लेते हैं। जैसे अगर ऐसे यहाँ पर पेज पर 6 लिखूं ऐसे, लेकिन आपकी तरफ अगर वो देखोगे आप अपनी तरफ से, वो 9 दिखाई देगा, आपको 9 दिखाई देगा, जबकि मैंने 6 है, मेरी तरफ से 6 दिखाई दे रहा है। दोनों सही है, जो मैं कह रहा हूँ कि 6 है, लेकिन आप कहोगे नहीं ये 9 है। तो कई बार ये स्थिति होती है, व्यक्ति दोनों सही होते हुए भी विरोधी हो जाते हैं। और वक्रोक्ति में भी ऐसा होता है कि व्यक्ति कहता कुछ है, श्रोता कई बार समझता कुछ हो, इससे हमारे कई बार सामाजिक संबंध भी टूटते चले जाते हैं। तो इसलिए क्या कह रहा है उसको समझने के लिए आप उसके स्थान पर जाकर खड़े हो जाइए। अपने आप आपको जो कहना चाहता वही समझ जाओगे। जैसे अगर मैं एक पिता पुत्र के विषय में अगर कहूं, व्यक्ति ने, एक विद्वान ने बड़ा अच्छा कहा है कि जब मैं ये समझता था कि मैं सही हूं और मेरे पिता गलत हैं। तो मैं जब बाल्यावस्था में था या युवावस्था में था तो मैं समझता था कि पिताजी गलत है, मैं सही हूँ। क्या हमेशा माता पिता हमें गलत दिखाई देते हैं कि हर चीज में बंदिश लगाते हैं। कई बार जाते टोकते हैं, कहाँ जा रहे हो, कपड़े पहनते तब टोकते हैं, पढ़ते हैं तब टोकते हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे, या खेलते तब टोकते, हर मामले में टोका ताकि हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमेशा माता पिता गलत दिखाई देते, हम सही दिखाई देते अपनी दृष्टि में। लेकिन जो विद्वान जो व्यक्ति है वो कहता है कि पहले मैं सोचता था कि पिता गलत है और मैं सही हूँ, लेकिन जब मैं स्वयं एक पिता बना तब मेरे को लगा कि नहीं, पिता सही थे और मैं गलत था। तब महसूस होता है जब खुद व्यक्ति उस स्थिति में आता है, जब वो खुद एक माता पिता बनता है, तब पता लगता है कि माता पिता अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, अपनी संतान के लिए जो श्रम भी नहीं प्राप्त कर सकता, जो सामर्थ्य नहीं है, वो भी उसको प्राप्त कराने की कोशिश करता है, वो भी संसाधन जुटाने की कोशिश करता है, अपनी इच्छाओं को दबा करके उनकी इच्छाएं पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो वो व्यक्ति कभी अपनी संतान का बुरा कैसे चाह सकता है, कैसे कर सकता है? फिर भी विवाद हो रहा है, फिर भी संतान पिता पुत्र में से संबंध विच्छेद हो जाते हैं, क्यों? कि हम उसके स्थान पर खड़े होकर सोच नहीं पाते। तो चलो ये फिलोसफिकल थोड़ा ज्यादा हो गया, अब मैं थोड़ा अलंकार पे आ जाता हूँ। वक्रोक्ति अलंकार कि जैसे इखान के द्वारा इसमें के पहले में संस्कृत का एक श्लोक ले लेते हैं कि अहो केनादृशी बुद्धि दारुणा तो निर्मिता त्रिगुणा सूर्यदेर बुद्धि न तू दारुमति कवचित। हमारे पिता पुत्र का ही संवाद मैं अगर करूं यहाँ पर कि पिता अपने पुत्र को समझा रहा है लेकिन नहीं समझ रहा, और फिर कहता है वो कि अहो केनादृशी बुद्धि दारुणा तो निर्मिता, ओह तुम्हारी बुद्धि तो ऐसी क्रूर है, क्रूर कह सकते हैं यार, लकड़ी की जैसी बुद्धि होती है। अब किसने बना दी ऐसी? तो निर्मिता, किसने ऐसी बना दी है? अगर लकड़ी जैसे बुद्धि पर पत्थर गिर गए, ऐसी स्थिति है।
लेकिन पुत्र उसका क्या निकाल रहा है, वो कहता है त्रिगुणा श्वेतेर बुद्धि ने तू दारू नहीं पहुंची। बाबा जी मैंने तो पढ़ा है, मैंने पढ़े संस्कृत के ग्रंथ, वहां तो गीता में या कई जगह पढ़ता हूँ, वहां तो ये लिखा हुआ कि बुद्धि 3 प्रकार की होती, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी। दारूमयी कौची, दारूमयी तो मैंने कभी नहीं पढ़ी, कि लकड़ी की कोई बुद्धि होती है, पत्थर की कोई बुद्धि होती है, ये तो होती नहीं, आप गलत कह रहे हैं। लेकिन वहां उससे कहने का तात्पर्य क्या था, क्रूर है आपको बुद्धि। दारूमयी का मतलब यहाँ कोई लकड़ी की बुद्धि नहीं कहा है, क्रूर है, समझ ही नहीं पा रहे, हीट है व्यक्ति। लेकिन व्यक्ति कहना कुछ जा रहा है, श्रोता उसका समझ कुछ हो ही रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है।